नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग बाजार दर्शन के माध्यम से बाजार मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, उसके बारे में जनिंद्र कुमार जी बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में बाजार का औचित्य है। बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है और बाजार से ही मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाजार का जो अवधारणा है वह मनुष्य के जीवन के लिए है और इस तरह से मनुष्य अपने जीवन में बाजार के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करता है और इस तरह से वह किस प्रकार से वह बाजार के उस मूक आमंत्रण से प्रभावित होता है, इसका उदाहरण इस पूरे पाठ में जनिंद्र कुमार जी के द्वारा बताया जा रहा है कि समाज में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ संयमी बुद्धिमान होते हैं जो अपने धन को फिजूल वस्तुओं में खर्च नहीं करते। वहीं समाज का एक दूसरा वर्ग होता है जो यह सोचता है कि यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन होंगे तो उसका प्रभाव हम अपने पड़ोसियों में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि कोई पड़ोसी बैंक में तो हमारा खाता देखने के लिए तो नहीं जाएगा और ऐसी स्थिति में वह सोचते हैं घर में ज़्यादा सामान रहेंगे और इस तरह से जितना ज़्यादा सामानों से घर हमारा भरा रहेगा, इतना ज़्यादा घर हमारा सामान से भरा रहेगा उतना ज़्यादा ही हमारे पड़ोसियों में धाक जमेगी। और ऐसे स्थिति में वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि वह व्यक्ति सामानों के माध्यम से अपने आस पड़ोस के लोगों में अपनी धाक जमाने का प्रयास करता है। आइए बाजार दर्शन के इस तीसरे भाग में हम भगत जी एक चूरन वाले हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं कि भगत जी जो चूरन बेचते हैं, 6 आने की रोज़ चूरन उनका बेचने का व्यवसाय है। 6 आने से कभी वह के बाद वह 25वें आने में यानी 24 आने का 6 पैसे का वह चूरन रोज़ दिन पर दिन वह बेचते हैं। 6 आने का चूरन बेचते हैं यानी 6 आने के बाद उनके पास एक चूरन भी बच जाता है तो भी वो किसी को देने का प्रयास नहीं करते हैं। फ्री में चूरन बांट देते हैं लेकिन किसी को देते नहीं। यहाँ तक उनके चूरन लेने के लिए थोक व्यापारी भी आग्रह करते हैं, दुकानदार भी आग्रह करते हैं, लेकिन भगत जी न तो थोक व्यापारी को देते हैं न किसी दुकानदार को देते हैं, बल्कि अपनी चूरन खुद बेचते हैं। आइए देखा जाए। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता। जनिंद्र कुमार कहते हैं मैं चूरन नहीं बेचता। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ कि चूरन वाला अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी दृढ़ है और इस तरह से वह अपने व्यापार को यानी उसके अंदर व्यापार का संतोष है। बाजार का जादू नहीं चढ़ा है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। उस भोले भाले निराले आदमी को अक्षर ज्ञान है कि नहीं, यह भी तो हम नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी और उसे बड़ी बातें मालूम क्या होंगी। इस तरह से कहते हैं कि और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो
हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यानी चूरन वाले के अंदर जो विशेषता है, वह विशेषता हम लोगों में से काफ़ी कम लोगों को प्राप्त है। वह विशेषता क्या है? वह विशेषता यह है संतोष। संतोष की विशेषता, वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा वह चूरन बेच सकते थे, चूरन को थोक भाव में बेच सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। यही विशेषता लेखक को काफ़ी प्रभावित करती है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। लेखक कहते हैं कि भगत जी को बाजार के ऊपर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। माल बिछा रहता है, यानी पैसा चिल्ला चिल्ला के कहता मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन फिर भी उसका मन अडिग रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। पैसा उसे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। पैसा उसे आगे होकर भीख तक मांगता है, कहता मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? कहते हैं कि जो पैसा वो आग्रह करता है, चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति इतना अडिग है, ढीठ है, वह पैसे के इस आमंत्रण को भी वह स्वीकार कर देता है। और इस तरह से पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण मतलब भयानक। पैसा का जो व्यंग्य शक्ति है वह दारुण है, भयानक है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गए, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर। फिर मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी और वह नाम था उसका मोटर। किसी ने मुझे दिखाया कि ये मोटर है और तुम इससे वंचित हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इस मोटर से तुम्हारा जीवन क्या है? वंचित है। यानी मोटर तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापार के वास्तविकता के गुण से तुम अनभिज्ञ हो, ढल नहीं रहे हो परिस्थितियों में, नहीं तो आज तुम भी चूरन बेचकर मोटर गाड़ी में चलते। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए हैं थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा से में मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है।
लेकिन क्या लोक वैभव की यह विघ्न शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती, लेकिन उस चूरन वाले के आगे वह धन संपदा वैभव मोटर गाड़ी रहन सहन सब चूर चूर कर बिखर जाती है। चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, तो वह क्या बल है जो तीखे विघ्न के आगे ही अजय की नहीं रहता, बल्कि मानो उस विघ्न की कूलता ही पिघला देता। आखिर भगत के अंदर क्या है जो इतनी आधुनिकता का तिरस्कार कर देते हैं? उस बल के नाम जो दो पर यह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, नेचुरल, एक नेचुरल स्पिरिचुअल यानी जो कृत्रिम है कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। कुछ लोग आत्मिक कहते हैं, कुछ धार्मिक, कुछ नैतिक भी कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं आधुनिकता का विरोध कर सकूं। मुझे शब्द में सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है ही कि जहाँ तिसड़ा है बटोर रखने की स्प्रिया है। यहाँ तिसड़ा मतलब इच्छा है, भूख है, वहाँ बटोरने की इच्छा है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए, तो कहना होगा कि संचय की तिसड़ा, संचय की तिसड़ा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता की प्रामाणिकता प्रमाणित होती है। यदि व्यक्ति की इच्छा हो, तिसड़ा हो और उसके चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है, और इस तरह से निर्बल ही धन की ओर झुकता। कहते हैं निर्बल व्यक्ति ज़्यादा धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय। कहते हैं व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को भी यह धन रूपी जो माध्यम है, वैभव है, यह जड़ बना देता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक कहते हैं मुझे एक बार बाजार में चूरन वाले भगत जी देखे, चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मुझे देखते ही नमस्कार किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांत कोस रहे मालूम होते थे। और इस तरह से भगत जी से मुलाकात हुई। उनकी आंखें बंद नहीं थी और बाजार को देख रहे थे, मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था, व्यवहार में अंतर नहीं रखते थे। क्या वह व्यक्ति आधुनिक हो या परंपरावादी हो, खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है,
भांति भांति के नाना प्रकार के वस्तुओं से जो बाजार का चौक है वह भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। कोई वस्तुओं के प्रति इनके मन में ईर्ष्या नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है और किसी वस्तु से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि भगत जी सभी वस्तुओं का आशीर्वाद देते हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, लेकिन कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटे पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। कहते हैं कि मैंने भगत जी को देखा। कौन कह रहे हैं? लेखक। जो बाजार की चकाचौंध वस्तुएं का प्रभाव उनके मानसिक पटल पर नहीं पड़ता है और बाजार तो नित आते हैं, लेकिन रुकते बस पंसारी की दुकान पर। तो होता क्या, आगे देखिए। कहीं भगत रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ले और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। वह हठी नहीं, जिद्दी नहीं है। बाजार से विमुखता नहीं है उनकी, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। कहते हैं उन्हें बस काला नमक और जीरा चाहिए तो बाजार की पूरी सत्ता उनके लिए भी है, तभी तक उपयोगी है जब तक वह जीरा मिलता है। वह बाजार में तभी तक घूमते रहते हैं जब तक काला जीरा मिल जाए। जैसे मिला तैसे बाजार से अपने आप को अलग कर लेते। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता। कहते हैं लेखक व्यक्ति जब यह निश्चय करके योजना बना के बाजार में जाता है मुझे यही वस्तुएं लेनी हैं, तो बाजार का जो जादू है उस व्यक्ति के ऊपर नहीं चढ़ता। फिर कहते हैं फैले चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है, इसके अगल बगल चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है वह क्या चाहता है। वह जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्म में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यग्नि की शक्ति ही बाजार को देते हैं। कहते हैं कि वही व्यक्ति बाजार में सफल होता है जो घर से इच्छा बना के चलता है, मुझे इन वस्तुओं को लेना है। जो व्यक्ति बिना इच्छा के बाजार में प्रवेश कर गया वह तो अनावश्यक वस्तुओं को लेता है, अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है। फिर कहते हैं एक विनाशक शैतानी शक्ति, व्यग्नि, और इस तरह से
वह बताने का प्रयास करते हैं। मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या करना चाहिए, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, विघ्न की शक्ति बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। ये लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते, जिसका मतलब होता है कपट बढ़ाते। इस तरह से आप देखेंगे कि कपट बढ़ाने की बढ़ती अर्थ को देखते हुए जनेंद्र कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हुए बाजार का बाजारूपन। अब बाजारूपन क्या होता है? बाजारूपन हो तो बाजार का आकर्षण, वस्तुओं को इस तरह सजा के रखते हैं, उसी को हम बाजारूपन के नाम से जानते हैं। इस सद्भाव के हास आदमी आपस भाई सहृदय पशु फिर रह नहीं जाते, आपस में कोरे कहते हैं। इस तरह से ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों ने आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं किया, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ। वह अशास्त्र सरासर अवधा है, और वह मायावी शास्त्र है, वह असात अनित शास्त्र। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से जनेंद्र कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि आजकल जो बाजारूपन है, बाजारूपन मतलब दिखावापन, इस दिखावेपन की प्रवृत्ति समाज के व्यक्तियों में इस तरह से व्याप्त हो गई है कि लोग फजूल से फजूल वस्तुओं को भी अपने घर का एक हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं। न आवश्यकता होने पर भी अपनी परचेजिंग पावर समाज में अपने आस पड़ोस के लोगों में दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से फिजूल वस्तुओं की भी खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में पहुंच जाते हैं। जनेंद्र कुमार जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ व्यक्ति तर्क देते हैं, यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो तो हम अपने आस पड़ोस के लोगों में पैसे अपने अकाउंट या बैंक में दिखाने के लिए थोड़ी ले जाएंगे, बल्कि अपने परचेजिंग पावर से, अपनी खरीदारी से और नाना प्रकार के वस्तुओं के संग्रह से और आलीशान मकानों के माध्यम से लोगों को हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे अंदर परचेजिंग पावर की क्षमता ज़्यादा है। इस तरह से बाजार दर्शन के माध्यम से जनेंद्र कुमार जी ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति होता है वह बाजार के चकाचौंध प्रभाव में इस तरह से प्रभावित होता है कि वह वस्तुओं को न लेने के उद्देश्य से भी यदि बाजार में जाता है, फिर भी वस्तुएं उसे मुंह का आमंत्रण देती हैं कि आओ मुझे देखो, देखने में क्या हर्ज है। जब एक बार वस्तुओं को व्यक्ति देख लेता है, यदि पैसे नहीं होते हैं, फिर भी उसके मन में यह दृढ़ निश्चयता बन जाती है कि जैसे पैसे आएंगे मैं इन वस्तुओं को ज़रूर खरीदूंगा। और इस तरह से पैसे जैसे हाथ में आते हैं, वह वस्तुओं का मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है, दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और उन वस्तुओं को उठा के लेके चला आता है। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके माध्यम से जनेंद्र कुमार जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम बाजार जाएं, लेकिन भगत जी जैसा व्यवहार करें। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है
हमें उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने वाले ही दुकान पर जाना चाहिए, न कि हमें अन्यत्र दूसरी जगहों पर जाना चाहिए। इससे यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम समाज में दिखावे के लिए अपने धन का उपयोग न करें, बल्कि जो ज़रूरत है उन्हीं वस्तुओं को ही अपने घर की वस्तु बनाएं और हम कभी भी दूसरे चीज़ों में ध्यान न दें। हाँ भैया, ये का टूटल बा।